Hello friends, I am Dilip Kumar. Welcome you all on my YouTube channel Kumar Dilip English. Dear friends, as you know that we are studying translation. In translation, we have studied how to translate such Hindi sentences which finish on hai ho and tha the thi. Just after completing such Hindi sentences translation, now we are going to focus over such Hindi sentences which action finish on hoga, hogi, honge or ga, ge, gi. How are these Hindi sentences translated? In today's video, we will focus over such Hindi sentences. In today's video, we will focus over future tense sentences. What are the terms and conditions of translating such Hindi sentences which finish on hoga, hogi, honge? In today's video, we will focus over. Okay, so let's start. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अब तक मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिनकी क्रियाएं समाप्त होती हैं है हो पर, था थे थी पर, उन्हें कैसे उन्हें कैसे इंग्लिश में बनाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। अब हमको स्टडी ऐसे हिंदी के सेंटेंसों के बारे में करना है जिनके अंत में क्रियाएं होगा, होगी, होंगे चाहे गा, गे, गी पर समाप्त हो, उन्हें कैसे इंग्लिश में बनाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी भी हिंदी, कितना भी बड़ा से बड़ा हिंदी का सेंटेंस हो, हिंदी के सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस हिंदी के सेंटेंस के अंत में जाना चाहिए। अर्थात ये हिंदी आप सोच भी सकते हैं या कोई आपसे पूछ भी सकता है हिंदी में। तो आप जब कभी भी हिंदी सोचें, आप सबसे पहले उस हिंदी के वाक्य के अंत में जाए ताकि आपको पता चले कि वो हिंदी के सेंटेंस का अंत क्या हो रहा है, क्योंकि अंतिम शब्द से हमको तुरंत पता चलता है कि वो किस रूल पर जाएगा। ठीक है, तो हमने स्टडी किया इज, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव बीन, हैव बीन के बारे में, जो हमको प्रेजेंट के टेंस के बारे में बताया। और जब हिंदी था थे थी पर समाप्त हुई तो वहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब डिड, वाज, वर, हैड बीन का स्टडी हमने किया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऐसे हिंदी के सेंटेंस जो होगा, होगी, होंगे पर समाप्त होंगे, वो अंग्रेजी में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं। देखिए, अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है, हिंदी में भी होता है। तो इंग्लिश में यहाँ पर कौन सा वो हेल्पिंग वर्ब होगा जो हमारी सहायता करेगा कि आप उसको बनाएंगे होगा, होगी, होंगे चाहे गा, गे, गी पर। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल एंड शैल, अर्थात FUTURE फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ेंगे। हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है विल एंड शैल। ये विल एंड शैल एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब होता है जो पूरे टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। पूरे फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब में आप विल और शैल को जरूर पाएंगे। ठीक है, विल और शैल फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में भी आएगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आएगा। अर्थात ये कहीं हटने वाला नहीं है, इसलिए ये टेंस बहुत ही आसान होता है। आपको भूलना नहीं है, पूरे टेंस में विल एंड शैल रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन होता रहेगा इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में। वो क्या चेंजेस होगा हम उसको आगे देखेंगे। फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे हिंदी के सेंटेंसेज जिनकी क्रियाएं समाप्त होती हैं ता होगा, ती होगी, ते होंगे पर, या सीधी समाप्त हो जाएगी गा, गे, गी पर, या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे हिंदी के सेंटेंसेज जिनसे आपको ये जानने की इच्छा होगी कि कोई क्रिया किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ शामिल होगा कि नहीं शामिल होगा। अर्थात कोई क्रिया आप करेंगे कि नहीं करेंगे, फलाना कोई कार्य करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे जब हिंदी के सेंटेंस पूछते हैं तो आप ये पूछने की इच्छा करते हैं कि वो क्रिया उस व्यक्ति के जीवन में होगी कि नहीं होगी। इस प्रकार के हिंदी के सेंटेंसों को बनाने के लिए हम सहायता लेते हैं विल, शैल प्लस एक्शन की। ये हमारा टाइटल है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये विल और शैल, जैसा कि हम अन्य टेंसों में हेल्पिंग वर्ब का यूज जब कभी भी करते थे तो हम सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग पिछले टेंसों में किया था। अर्थात सिंगुलर होता था तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल होता था सब्जेक्ट तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया करते थे। लेकिन इस टेंस में जरा ध्यान देंगे, ये विल एंड शैल ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको हम नंबर देख के नहीं करते हैं, हम पुरुष अर्थात सब्जेक्ट के पर्सन को देख के करते हैं। पर्सन से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट तीन प्रकार का होता है। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट
जो बोलने का कार्य करता है, जो वक्ता का कार्य करता है, जो स्पीकिंग का कार्य करता है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट। और ऐसे सब्जेक्ट जब कोई वक्ता बात बोले तो उसकी बातों को सुनने का जो कार्य करते हैं हम उसे कहते हैं सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट। और वैसे व्यक्ति जिनके बारे में ये दोनों मिलके बात करते हैं हम उन्हें कहते हैं थर्ड पर्सन का व्यक्ति। ठीक है। अब दूसरे शब्दों में ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो मैंने आपको ऐसे एक स्टोरी के जैसा बताया। अब होता क्या है, इसमें आने वाले वो सब्जेक्ट कौन है ये आपको ध्यान देना है आपको। तो हम फर्स्ट पर्सन में आने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, जो वक्ता का कार्य करते हैं, वो होते हैं आपका आई और वी, मैं और हम। अर्थात स्वयं के लिए या हम, बहुत से लोग मिलके जब कोई बात बोलने का कार्य करते हैं तो हम वहाँ पर वी का प्रयोग करते हैं, अकेले हैं तो आई का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अर्थात जो स्पीक करता है, जो बोलता है, वो अपने लिए क्या करता है, यहाँ पर तात्पर्य क्या है जरा समझने का प्रयास करेंगे बारीकी से। जो व्यक्ति बोलने का कार्य करता है, अर्थात मैं बोल रहा हूं तो मैं अपना नाम नहीं पकड़ सकता हूं, आप बोलेंगे तो आप अपना नाम नहीं पकड़ सकते हैं। अर्थात मैं या आप या दुनिया के जितने भी व्यक्ति अगर वो खुद के लिए कुछ कहेंगे तो हम उन्हीं को कहेंगे फर्स्ट पर्सन। खुद के लिए वो शब्द कौन सा प्रयोग करेगा, प्रोनाउन कौन सा प्रयोग करेगा, मैं या तो हम। इसलिए हम मैं और हम शब्द को कहते हैं फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई और वी, इसके साथ हम प्रयोग करते हैं SHALL शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। केवल आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। दूसरा होता है सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट वो कौन होता है, तो जिसके बारे में जो सुनता है, जो सुनता है, जो हु लिसेंस, जो सुनता है उसे क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट। तो देखिए जब कभी भी आप बोलेंगे तो जरूर कोई ना कोई आपके सामने होगा जो सुनेगा। आप डायरेक्टली बोले चाहे इनडायरेक्टली बोले, मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, अर्थात आप शब्द ही मेरा कहना क्या है आपका, ये आप शब्द कहना ही मेरा क्या है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। अर्थात यहाँ पर जो यू शब्द है, इस यू को ही हम क्या कहेंगे, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है। तो अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, इस यू के साथ में दो ही हेल्पिंग वर्ब है, विल है और शैल है। तो शैल का तो यूज हमने देख लिया यहाँ पर, लेकिन अब ये विल क्या कहता है, तो विल का यूज हम सेकंड पर्सन के साथ भी करते हैं। और अभी आगे मैं लिख रहा हूँ, आप खुद बता सकते हैं कि जब हमने शैल का यूज, दो ही हेल्पिंग वर्ब है, शैल का यूज आई और वी के लिए करते हैं, इसका मतलब कि विल का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों के लिए करते हैं। आप थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, आप इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ही को दिखा दूंगा, सी को दिखा दूंगा, इट को दिखा दूंगा, दे को दिखा दूंगा, और किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मैंने अपना नाम ही दिखा दिया, दिलीप दिखा दिया, ऐसे लाखों नाम होंगे। जितने भी नाम होते हैं वे सारे नाम कौन से पर्सन के तहत आते हैं, थर्ड पर्सन के तहत आते हैं। और प्रोनाउन के तहत कुछ बात करें तो ही, सी, इट और दे, ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये कुल मिला के किस में आते हैं, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ये जो देख रहे हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस, इनको ग्रामर की भाषा में कहते हैं। तो ये इनका क्लासिफिकेशन मैंने दिखाया पर्सन्स का, कि कौन कौन से पर्सन्स के साथ में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं विल और शैल का फ्यूचर टेंस में। तो ये उनका क्लासिफिकेशन है आपका। विल का प्रयोग सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और केवल शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं। कोई दिक्कत? आई होप आपको दिक्कत नहीं होगा, आप इन सारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो विल का प्रयोग किसके किसके लिए करेंगे, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब कैसे याद करेंगे जरा ध्यान दीजिए, कुछ मत याद करिए दिमाग लगा के उल्टा, बस यहाँ पर अब याद करिए। शैल को याद करेंगे, विल अपने आप याद हो जाएगा। आई और वी के साथ, अगर पर्सन शब्द याद ना हो तो कुछ मत करिए, आप सीधा याद करिए आई और वी के साथ शैल। बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो आंख बंद करके आप उसके साथ क्या यूज करिए, आप विल का प्रयोग करिएगा। ठीक है। केवल आई और वी के साथ शैल का, बाकी सब के साथ
विल का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन करने की अब बात करते हैं। अब हिंदी के सेंटेंसेस बनाने कैसे कैसे हमको पढ़ते हैं, तो मैंने अभी तक आपको पहले शुरू से ही बता रहा हूँ, मैं 3 प्रकार के सेंटेंस आपको बनाना सिखा रहा हूँ। एक ऐसा प्रश्न जिससे हमको किसी व्यक्ति से ये कन्फर्म केवल करना है कि वो बात सत्य है कि असत्य, किसी क्रिया को करना वो व्यक्ति सत्य है कि असत्य, इस बात को कंफर्म करने का क्वेश्चन करते हैं। अर्थात हिंदी में शुरू में क्या लगा के प्रश्न करना और उसका जवाब देना और उसको निगेटिव में जवाब देना। तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे इस टेंस में, आइए इस पर चर्चा करते हैं। एक हिंदी का सेंटेंस है कि क्या आप अपने घर जाएंगे? क्या आप अपने घर जाएंगे? इस हिंदी के सेंटेंस में मैं जाने की क्रिया की बात कर रहा हूं, लेकिन किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में। गे, गागे, गे, सब शुरू के दिन में बता दिया हूं, ध्यान देंगे। अब प्रश्न यहां पर क्या है, शुरू में हम क्या लगाए हैं, क्यों लगाए हैं? ये कंफर्म करने के लिए वो बात सत्य है कि असत्य, जाते हो कि जाएगा कि नहीं जाएगा। भाई क्या आप अपने घर जाएंगे, ये मैंने प्रश्न पूछा, तो मैंने ये नहीं पूछा कि आप वो क्रिया करते हैं रोज कि नहीं करते हैं। अर्थात ये क्रिया भविष्य में, अर्थात कुछ समय के बाद आप करेंगे कि नहीं करेंगे, अर्थात अभी प्रेजेंट के आगे ये क्रिया आप करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका ये अर्थ निकल रहा है। तो क्या आप अपने घर जाएंगे, इस सेंटेंस में हम क्या के लिए इस आप को देख के क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आप शब्द किस में आएगा, विल में कि शैल में? साफ दिख रहा है, शैल में केवल आई और वी आता है। यहां पर हम विल का प्रयोग करेंगे क्या के लिए? अर्थात अगर मैं बना के दिखाऊं तो सेंटेंस बनेगा विल यू हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और उसके बाद क्या चाहिए? एक्शन। विल यू गो, क्या आप जाएंगे कहाँ? अपने घर। तो विल यू गो टू योर हाउस? एक्सक्यूज मी, विल यू गो टू योर हाउस? क्या आप अपने घर जाएंगे? विल यू गो टू योर हाउस? आप यहाँ पर लाखों ऐसे हिंदी के सेंटेंस बना सकते हैं। अगर सेंटेंस में मैं क्रिया बदल दूं, अगर क्वेश्चन करके आप ये पूछे कि क्या आप लूडो खेलेंगे, विल यू प्ले लूडो? अगर यहीं पर क्वेश्चन करके आपको ये पूछना हो कि क्या आप आज खाना बनाएंगे, विल यू मेक फूड टुडे? अर्थात ऐसे लाखों हिंदी के सेंटेंसेज जिनके शुरू में क्या लगा हो, फिर बाद में सब्जेक्ट हो और उसके बाद किसी क्रिया को करने का बोध हो रहा हो हिंदी में, अंग्रेजी में उनको बनाना होगा। तो अब स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा, ये तो एग्जाम्पल दिखाया। अब स्ट्रक्चर के तहत हमारा क्वेश्चन का फॉर्मूला कैसे बनेगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे या तो शैल लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? विल हुआ, सब्जेक्ट हुआ और उसके बाद एक्शन। हमने एक्शन लिखा और उसके बाद क्या लिखेंगे? अगर ये क्रिया ऑब्जेक्ट लेके आएगी, जैसे लूडो खेलना, चेस खेलना, ये जो लूडो और चेस शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, इस क्रिया का क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर ऐसे शब्दों को करने की बात होगी तो हम उसको कहाँ रख देंगे? हम उसके एक्शन के बाद में रखेंगे। अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो शब्द होगा उसी को रख देंगे, अदर वर्ड को। कोई एडवर्बियल जैसा शब्द होगा तो हम उसको रख देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद कोई एडवर्ब आता है। अगर कोई क्रिया ट्रांजिटिव होती है तो वो ट्रांजिटिव का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद एक्शन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होना ही वो क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव कहलाती है। ठीक, और उसके बाद हम क्या रखते हैं? जो भी एडवर्बियल शब्द होता है, किसी स्थान पर खेलना, किसी समय से खेलना, ये जो स्थान समय सूचक जो शब्द होते हैं वो सब एडवर्ब होते हैं, उनको हम ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं अगर क्रिया ट्रांजिटिव रहती है तब। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ इस क्वेश्चन के लिए। आप चाहे तो इस पर सेंटेंस ये भी कर सकते हैं कि क्या हम लोग आज गांव जाएंगे? शैल वी, ध्यान दीजिए, हम लोग वी के साथ शैल का, शैल वी गो टू आवर village today? Shall we go to our village today? Shall we go to our village today?
क्या आज हम अपने घर जाएंगे? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मुझे विश्वास है कि ये सेंटेंस समझ में अब आपको आ गया होगा। ये प्रश्न करने का स्ट्रक्चर मैंने बताया। अब ऐसे क्वेश्चनों का हम जवाब कैसे देते हैं, अब इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, कि आंसर कैसे दिया जाता है ऐसे क्वेश्चनों का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मूला है। अब जवाब की तरफ चलेंगे। अब आपको जवाब देना होगा यदि कि हाँ मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। मैं माने सब्जेक्ट। क्वेश्चन क्या था कि क्या आप घर जाएंगे, तो आप यही ना जवाब देंगे कि हाँ मैं घर जाऊंगा। तो मैं माने आई, कौन से पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का, अर्थात ये शैल हेल्पिंग वर्ब लेगा। आई शैल, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस एक्शन। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो मैं आगे दिखाता, तो यहां पर अभी मैं इसको लिख रहा हूं ना, आई शैल गो होम, मैं घर जाऊंगा। अगर क्वेश्चन मेरा ये रहता कि क्या रामू घर जाएगा, विल रामू गो होम, तो जवाब क्या देते आप कि रामू घर जाएगा, अर्थात रामू विल गो होम। क्या विल वो घर जाएंगे, विल दे गो होम, तो जवाब क्या देते, दे विल गो होम। अर्थात हमारा जवाब देने का फार्मूला क्या बना इसके हिसाब से कि सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट। आंसर का फार्मूला आपके सामने आया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तब जाके क्या रखिए, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा विल भी हो सकता है और शैल भी हो सकता है, किसके अनुसार, इस सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल या तो शैल प्लस एक्शन, अगर वह एक्शन ट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट लेके आएगा, तो ऑब्जेक्ट एक्शन के बाद में रख देंगे, नहीं लेके आएगा तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हुआ आपका जवाब देने का फॉर्मूला, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप निगेटिव में बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई किसने कह दिया, गलत बात है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप जैसे ही नकारेंगे कि आप कोई क्रिया नहीं करेंगे, अर्थात मैं कोई क्रिया नहीं करूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, तो मैं घर नहीं जाऊंगा अर्थात आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, शैल, और नॉट आया है तो नॉट कभी भी अकेले नहीं आता है। नॉट का प्रयोग किसी भी टेंस में कहीं भी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं। आई शैल नॉट, आई शैल नॉट, आई शैल नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन। आई शैल नॉट गो होम, मैं घर नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये आपका सेंटेंस का, अभी ये सेंटेंस है जो आपने सेंटेंस शुरू में सोचा था। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जरा ध्यान देंगे। इसका मतलब ये हुआ, आप इस पर लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। वे लोग घर नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो होम। क्यों विल लगाया दे के साथ, क्योंकि देखिए आई और वी के साथ शैल का बस प्रयोग करते हैं, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल का। तो वे लोग घर नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो होम, ठीक है। अर्थात निगेटिव का सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हो चाहे शैल हो, तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे और उसके बाद उसमें आई हुई क्रिया को लिखेंगे। अगर वो क्रिया ऑब्जेक्ट लेके आएगी तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट को वहां पर दिखा देंगे। अर्थात सब्जेक्ट विल नॉट एक्शन, सब्जेक्ट कोई क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से हिंदी के सेंटेंसेज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बताया। ध्यान दीजिएगा, ये पहचान इसका शुरू में मैं बता दिया हूँ, अभी भी शुरू में फिर से बोला था मैं कि पहचान क्या होगा इसका, क्रिया आप सोचेंगे तो प्रायः वो सीधी गा गे गी पर चाहे ता होगा ती होंगी ते
होंगे पर समाप्त होती हैं। ये सब पहले दिन के क्लास में बताए हो, अगर वहाँ क्लास पहले दिन का पढ़ लेंगे तो यहाँ पर ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आज के लिए इसमें इतना ही। अब कुछ मैं एक्शंस दे रहा हूँ, उसको आप बनाइएगा। एक्शन है, 3 कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट फॉर्म लिखते हैं, दूसरे कॉलम में सेकेंड फॉर्म अर्थात पास्ट फॉर्म, और तीसरे में थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखता हूं मैं हमेशा। ठीक है, जहां जिसकी ज़रूरत पड़े आप प्रयोग करते रहिएगा। सेकेंड फॉर्म का प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किसी भी टेंस के परफेक्ट टेंस में, और आगे वाइस पढ़ेंगे तो वाइस में यूज किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए कहना मुश्किल है, कभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तो कभी ये पास्ट इंडेफिनिट में भी आ जाता है अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ में, ध्यान देंगे। एक्शन है आपका क्रैश द पार्टी। क्रैश द पार्टी का मतलब होता है कि कभी कभी आपको इनविटेशन मिलता है, आप बिना बुलाए जो है कि निमंत्रण में आप कभी कभी मिलता है तो आप जाते हैं, और कभी कभी ये होता है कि आपको इनविटेशन मिला ही नहीं और आप चले गए, अर्थात आपने पार्टी को क्या कर दिया, क्रैश कर दिया, क्रैश करके गए, अर्थात क्रैश द पार्टी, बिना बुलाए पार्टी में जाना, इसकी हिंदी होगी। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, बताइए SH है तो क्या हो जाएगा CRASHED, क्रैश्ड। और थर्ड फॉर्म का भी क्या होगा CRASHED, क्रैश्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ATTEND, अटेंड पार्टी, अर्थात पार्टी में जाना है। अटेंड का हो जाएगा ATTENDED, अटेंडेड। सेकेंड फॉर्म भी क्या होगा, अटेंडेड। ठीक है, क्रैश द पार्टी, अटेंड पार्टी, क्रैश क्रैश्ड, क्रैश्ड, अटेंड अटेंडेड, अटेंडेड। नेक्स्ट है आपका PLAY, प्ले, LUDO, लूडो, PLAYED, प्लेड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। नेक्स्ट है आपका अप्रिसिएट, म्यूजिक, APPRECIATED, अप्रिसिएटेड, अप्रिसिएटेड। अप्रिसिएट म्यूजिक का मतलब होता है संगीत सुनना। ठीक है, हालांकि आप यहाँ पर लिसन भी जानते हैं, वो भी हो सकता है। अप्रिसिएट म्यूजिक, अप्रिसिएट, अप्रिसिएटेड, अप्रिसिएटेड। नेक्स्ट आप लिख लेंगे मॉप, सॉरी ये मत लिखिए, फ्यूचर के हिसाब से ये सही नहीं है। अप्रिसिएट म्यूजिक हुआ। नेक्स्ट लिख लीजिएगा राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना। राइट यहाँ पर है एक्शन, सेकेंड फॉर्म होता है WROTE, रोट, WRITTEN, रिटेन। राइट, रोट, रिटेन। 1 2 3 4 5, 5 एक्शंस दिया। 5 एक्शंस में आप एक एक्शन पर कितने सेंटेंस बनाएंगे, हमेशा की तरह 3 बनाएंगे। क्या आप पार्टी क्रैश करेंगे, अपने में ही जवाब देंगे हाँ मैं पार्टी क्रैश करूंगा। हिंदी आपके दिमाग में चलेगी, सेंटेंस आपके इंग्लिश में बनेंगे। ठीक है, मैं पार्टी क्रैश करूंगा, मैं पार्टी क्रैश नहीं करूंगा। ठीक है, इस तरह से इन एक्शनों की सहायता से आप इसका रिवीजन करेंगे सेंटेंस बनाते हुए। हमेशा की तरह कॉपी और कलम आप साथ में लेके बैठा करिए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज, थैंक यू।